myself, Dr. R.R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरा टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग थ्रू द इनर साइंस, योगा साइंस, टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। आज मेरा बोलने का पॉइंट है माई सेल्फ इनर experiences from my childhood to graduation. फ्रेंड्स, मेरा जन्म राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान गांव में हुआ, जो राजस्थान का आखिरी गांव है पुराने पंजाब की तरफ, अब जो हरियाणा है, रेवाड़ी की साइड में। मेरे जो राजस्थान है रियासत, उस रियासत का राजा था तेज प्रताप सिंह, और इसका मुझे पहले नहीं पता था। इसका तो मुझे तब पता लगा जब 1962 में एक वर्का भृगु संहिता में मेरी जिंदगी का मिला, फाजिल का, जब मैं था, और उसमें मेरी जिंदगी लिखी थी, और उसमें यह लिखा था कि इसका जन्म मशहूर क्षत्रिय राजा तेज सिंह के राज्य में होगा। तो मैंने अपनी दादा से पूछा कि हमारे राजा का क्या नाम था या क्या नाम है, जब मैं था तब से लेकर कईयों से पूछा, नहीं पता लगा। फिर मैं वहां अलवर खुद गया और वहां पता किया, तो जब मैं पैदा हुआ था वही क्षत्रिय राजा तेज प्रताप सिंह था, और वो जिंदा भी था, तब भी जिंदा था जब मैं ये पता करने गया। मेरा खानदान और परवरिश ब्राह्मण परिवार है मेरा, और मैं बचपन से मेरे कानों के अंदर कुछ बातें बार बार पड़ती थी वहां के मेरे गांव के बुजुर्गों से। वो मेरी तरफ इशारा करके कहते थे कि इनके खानदान में एक ऐसा बड़ा आदमी हुआ है जो हमारे गांव की बनी कहते फॉरेस्ट को, जंगल बनी, जहां पर बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है वहां, और वहां कैम के वृक्ष भी बहुत है। कहते हैं वहां पर आकाश से परियों को उतारा करता था। ये बार बार मेरे कानों में पड़ी थी चीजें। और गांव का जो मेरा मकान है, हमारा जो था और अब भी है, उसके एक छोटे से कमरे में बहुत से ग्रंथ रखे हुए थे जिनको मैं देखता था। वो संस्कृत में लिखे थे और कुछ हाथ से लिखे हुए भी ग्रंथ थे। बाद में मुझे इस चीज का पता लग गया उन ग्रंथों को देख करके। मैं जब भी जाता था अपनी लाइफ में, जब भी मैं गया, मैं उस कमरे में जाता था और उन चीजों को देखता था। समझ लगे ना लगे, उथल पुथल के देखता रहता था। बाद में समझ भी लगने लगी। बस ये पता लग गया कि हमारे खानदान में कभी पहले कोई संस्कृत का विद्वान और एस्ट्रोलॉजी का विद्वान था, हुए हैं। हमारा जो गांव है बहुत ही पिछड़ा हुआ था। वहां ना तो कोई बिजली थी और ना ही वहां कोई पानी का इंतजाम था। एक कुआं था, बहुत दूर था, और सब वहां से पानी लाते थे। मैं भी जाता था, वहां से पानी लाते थे और वहां लाइन लग जाती थी, कब बारी आएगी हमारी पानी भरने की। खींच करके पानी भरते थे रस्सियों से और सिर पर रख करके हम लाया करते थे। स्कूल कोई था नहीं हमारे गांव में, नहीं आसपास के गांव में भी नहीं था। बस एक स्कूल था शाहजहांपुर, जहां आजकल किसानों की मूवमेंट का बॉर्डर है, जो राजस्थान से गुड़गांव की साइड में जाता है। वो एक स्कूल था, वो हमारे गांव से काफी दूर पड़ता था। इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरे बड़े भाई को
अपनी दादी जो दूर के रिश्ते में दादी थी उनके पास भेज दिया, जो गुड़गामा, जो अब हरियाणा है, जो गुड़गामा के टाकड़ी गांव में रहती थी। मेरी दादी की जब शादी हुई तो कुछ महीने के बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरी दादी ने सारी जिंदगी भर भक्ति की, इनकी प्रवृत्ति भक्ति की थी। जब हम वहां चले गए तो सुबह शाम भक्ति करती थी, ध्यान लगाती थी। तो वो हम दोनों भाइयों को भी बैठा लेती थी कि ऐसे ध्यान लगाओ। जब वो ध्यान लगाती तो कुछ बातें करती थी वो, आओ राम, बैठो राम, बैठो राम। तो हम दोनों भाई उससे पूछा करते थे, माँ तो दादी माँ तू किससे बातें करती है? तो वो कहती थी, अभी तुम्हें बेटा पता नहीं लगेगा, फिर कभी लग जाएगा। दादी माँ ने मेरे दिमाग में एक चीज डाली, मुझे कहा कि देख, अगर तुम्हें कोई चीज ध्यान में नजर आए तो किसी को नहीं बताना, सिर्फ मुझे बताना। बस ये मेरे दिमाग में डालती थी। दादी ने हमें 5 जमात तक पढ़ाया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था रोजगार का। 5वीं के बाद वो कहती है कि अब मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं खर्चा कैसे चलाऊं। वो एक रुई से सूत काटती थी और जो काटने से जो पैसे आते थे उससे ही हमारी फीस देती थी। तो हमारे माँ बाप ने फिर हम दोनों भाइयों को, मेरे से बड़ा भाई और मैं, दादा के पास, सगा जो दादा था पंजाब में फाजिलका बंगला कहते थे उस वक्त उसे, फाजिलका, वहां भेज दिया। दादाजी, हमारी दादी जी जो थी उनकी पता नहीं पहले कभी मौत हो चुकी थी, बहुत पहले। दादाजी वहां एक धर्मशाला के इंचार्ज थे और ये हनुमान जी के मंदिर में भक्ति करते थे, पूजा करते थे। वो भी जब सुबह शाम ध्यान लगाते थे तो हम दोनों भाइयों को साथ में बैठा लेते थे। उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज डाली, अगर तुम्हें किसी चीज का पता ना लगे, अगर किसी सवाल का तुम्हें जवाब ना मिले तो पतंजलि का योग शास्त्र देखना। ये दिमाग में मेरे डाल दी थी और साथ में ये कहा था कि तुम संस्कृत के एमए कर रहे ना, तुम्हें समझ नहीं लगेगी नहीं तो। मैं 2 चीज डाल दी थी मेरे दिमाग में और इसीलिए मैंने संस्कृत की भी एमए की यूनिवर्सिटी से और साथ ही स्पेशलाइजेशन इन योग किया। दादाजी ने हम दोनों भाइयों को फाजिलका में स्कूल में डाल दिया 6वीं जमात में। मेरा भाई 1 जमात आगे था। मैट्रिक करने के बाद मेरा बड़ा भाई जो था वो तो होमगार्ड में लग गया क्लर्क और मैं कॉलेज में चला गया, पढ़ता रहा और 1962 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन कर ली। अब कुछ एक्सपीरियंस जो बचपन से हुए, मुझे एक सपना बार बार आता था। उस सपने में मुझे कुछ आदमी मारने को फिरते थे और मेरे पास आ जाते, कहते आज तो तुझे मार के ही जाएंगे। मैं कहता तुम मुझे नहीं मार सकते। वो कहता नहीं, हम तुम्हें मार के जाएंगे। मैं कहता तुम मुझे नहीं मार सकते। वो कहते हम 4 हैं, हमारे पास हथियार हैं, तू अकेला है, हम तुम्हें आज मार के जाएंगे। मैं कहता तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं आंखें खोल लूंगा। और जब वो मारते तो मैं आंख खोल लेता। इस चीज का मुझे बाद में पता लगा कि मैं अंदर जाग रहा था। ये तो रिसर्च में बाद में पता लगा, अंदर तो मैं जाग रहा था, जो इतनी बातें कर रहा था, उन्हें बता रहा था मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे समझ इसलिए नहीं लग रही थी इन चीजों की क्योंकि कॉन्शियस लेवल में इनर अवेयरनेस को लेकर के अंदर प्रवेश अपने करना वो मुझे नहीं आता, इसका मुझे नहीं पता था। जब मैं वहां टांकड़ी दादी के पास था, कोई 8-9 साल का ही होऊंगा ज्यादा से ज्यादा,
तो वहां पर रात को सांग होते हैं, गीतों में जो ड्रामा चलता है, गीतों के अंदर सारी रात चलते हैं। तो पास के गांव में वो सांग था, वो ड्रामा था। कुछ हमारे जानकार जा रहे थे, मैंने जिद की मैं जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा। वो कहते थे भाई तू छोटा है, तुम्हें प्यास लगेगी, हम कहां से पानी तुझे पिलाएंगे। मैं कहता नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं मांगाऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं मांगूंगा। मैंने जिद की और मुझे ले गए, लेकिन चलते हुए जाना था, प्यास तो लगनी थी। तो चल करके इतनी दूर जब गए, प्यास तो लग गई, लेकिन मैं डर रहा था, मैंने नहीं बताया। सांग भी स्टार्ट हो गया, वो चलता रहा और मैं अंदर से उन्हें बता नहीं रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था मैं तो प्यासे ही मर जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि वो सांग खत्म हुआ, सवेरा हो गया, और फिर मैंने देखा कि प्यास अब मुझे क्यों नहीं है। मैं घर आ गया, पानी भी था, फिर भी मैं कहा मुझे प्यास क्यों नहीं है, वो कहां चली गई जो मुझे प्यास लगी थी। इस चीज का भी पता मुझे बाद में लगा। कंठ कूपे संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति, ये फार्मूला था। कंठ कूप में संयम करने से भूख और प्यास जो है उनकी तृप्ति हो जाती है। मैं जो बता रहा हूं वो कुछ लिमिटेड चीजें बता रहा हूं, 3 चीजों में फिल्टर करके। एक तो मैं आप बीती बता रहा हूं। पुराने जमाने के अंदर जब 2 दोस्त मिलते थे तो एक दूसरे को वो पूछते, एक दूसरे को कहता भाई तू कोई बात सुना। वो कहता मैं कौन सी सुनाऊं, आप बीती या जग बीती। तो पहला कहता भाई जग बीती का क्या फायदा, सुनी सुनाई होती है, तू सुना आप बीती। तो एक तो मैं इसमें से फिल्टर करूंगा, मैं आप बीती सुना रहा हूं। दूसरा है कि हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, परखने के लिए कुछ हिंट ही काफी है। जैसे चावल बनाए हैं, हमने चलाए, चम्मच में लिया, 1-2 देख लिए, अगर वो गल गए तो बाकी भी गल गए, एक ही वातावरण में बने सारे। तो सारों को एक एक को देखने की भी जरूरत नहीं होती, हिंट ही काफी होता है। और तीसरा ये है कि जिस वक्त ये मैं बता रहा हूं ना पुरानी चीजें, ये मैं तो बह रहा था वहां पर, तैर नहीं रहा था, चल बह रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बह रहा था। पर अब मैं किसी और अवस्था में हूं, अब उसे एनालाइज भी कर सकता हूं अपनी ही चीज को जिसमें मैं बह रहा था। तो ये चीजें मेरे लाइफ में आई। एक ये चीज आई कि जब मैं 8वीं जमात में था तो मैं दोपहर को जब मैं लेटता था, कई बार हुआ ये मेरे साथ, कई बार। तो मैं जब लेटता तो मैं अंदर चला जाता, ध्यान की अवस्था में अपने आप चला जाता, और फिर मैं ऐसा होता कि मैं अपने शरीर से निकल रहा हूं, नीचे से ऊपर निकल रहा हूं। तो मुझे पता था मैं निकल रहा हूं, एक प्रोसेस था, मैं तो देख रहा था, महसूस कर रहा था, देखना नहीं, महसूस कर रहा था कि क्या हो रहा है। अब निकल जाता तो मुझे मेरे शरीर का भी नहीं पता होता था, फिर जहां मैं पता होता था उस जगह का पता होता था। और मैं हर बारी जहां जाता था वो एक फॉरेस्ट था, जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, सुनसान, सूखा, एक भी हरा पत्ता नहीं वहां। वहां पर कुछ देर रहने के बाद जब मैं वापस आता, शरीर में प्रवेश करता, तो मुझे पता लगता मैं शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, उससे पहले शरीर का नहीं पता था। और जब प्रवेश कर जाता, ये प्रोसेस जब खत्म होने को होता, तब मैं सोचता मैं देखो तो सही क्या हो रहा है। तो जब मैं होश में आके देखता तो मेरी तो आंखें पहले खुली हुई थी, मैं देखता मेरी तो आंखें पहले खुली हुई, मैं क्या देखूं। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन 8वीं के बाद नहीं हुआ, 8वीं के बाद नहीं हुआ, और उससे पहले भी नहीं हुआ, पर कई बार हुआ, और उसी 8वीं में ही हुआ। मैं मैट्रिक में था, इम्तिहान देख के मैं अपने गांव चला गया। तो रासना गांव में जब मैं वहां गया तो मैं मेडिटेशन कर रहा था।
तो मेडिटेशन में मुझे नजर आ गया कि मेरी फर्स्ट डिवीजन है, मैट्रिक में 523 नंबर है। तो मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे पता लगा है मेडिटेशन में मेरे इतने नंबर है, कहीं नोट कर लो। तो माँ ने क्या किया कि कोयला लिया, चूल्हे के पास थी, और दीवार के ऊपर लिख दिए नंबर। जब रिजल्ट आया तो मेरे उतने ही नंबर आए, फर्स्ट डिवीजन 523 नंबर। मेरे दिमाग में ये चीज आती थी, चलती रहती थी, क्या हो रहा है, अपने आप होता था। तो फिर मैंने इम्तिहान पहुंचता पहुंचता मैंने इंटरमीडिएट 12वीं जमात का भी दे दिया इम्तिहान। और जब मैं गांव गया, वहां मेडिटेशन कभी की, तो मुझे नंबर नजर आ गए 325। तो मैंने सोचा कि मेरे मैट्रिक में नंबर 523 थे, ये 325 उसके उल्टे हैं, ये वैसे ही आ गया। 523 5 2 3, इसके उल्टे 3 2 5, तो मैं कहीं वैसे ही आ गया। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मेरे 325 नंबर थे। मैं हैरान था। वहां मुझे ऐसा हुआ, महसूस हुआ अंदर बैठ की मेरे दिमाग में एक चीज कि ये एक साइंस है, ये कि एग्जैक्ट चीज कैसे होती है, ये इस साइंस में की खोज करनी चाहिए। बस ये मेरे दिमाग में बैठ गई और ये चीजें बैठी रही, चलती रही, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये चीजें चलती रही अंदर ही अंदर। और जहां तक सवाल है अंदर के एक्सपीरियंस का, उसको शब्दों में बताना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम कहेंगे ये चीज मीठी है, और मीठे तो 1000 तरीके के होते चीजें, एक शब्दों में पूरी चीज वो नहीं बनती। हम कहें आनंद है, पूरी नहीं बनती वो। तो उस चीजों को अगर तुम चाहो तो तुम्हें कुछ चीजों को समझना होगा। और वो ये है कि एक तो हमारा ब्रेन यहां है, और ये ब्रेन सबको पता है, लेकिन एक ब्रेन हमारा नाभि के नीचे है, थोड़ा सा नीचे, और उसे मेडिकल साइंटिस्ट जो है सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये लोग भी जानते हैं इस चीज को, सेकंड ब्रेन। हर एक नहीं जानता होगा, लेकिन साइंटिस्ट जो है, मेडिकल साइंटिस्ट, वो जानते हैं, इसलिए उसका नाम उन्होंने सेकंड ब्रेन रखा। फर्स्ट ब्रेन से तो आप हम कर ही रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं कॉन्शियसली कर रहे हैं, सब कॉन्शियस चल रहा है, वो हमें भी नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन ये जो दूसरा ब्रेन है ना, ये ब्रेन जो है सेकंड ब्रेन, ये गियर का काम करता है। ये हमें बताएगा मैं कॉन्शियस में हूं, अब मैं सबकॉन्शियस में हूं, अब सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला गया, अब मैं अनकॉन्शियस से कॉन्शियस सबकॉन्शियस में आ गया, अब मैं सबकॉन्शियस से, यानी कि ये जो भी चेंजेस आती है ना अंदर, गियर जब बदलते जाते हैं ना, तो ये गियर बदल के ये बता देता है अब तुम यहां हो। और यहां से ही अंदर की चीज स्टार्ट होती है। क्यों, जो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए ना, तो यहां से ही उनके सिम्टम निकलते थे। और तीसरा जो ब्रेन है, या समझ लो कि ब्रेन का काम 3 जगह रखा हुआ है, लेकिन ये 3 ब्रेन ही समझ लो, ये तो है ही जैसा भी, इसमें सारे और भी बड़े हिस्से हैं इसके। और यहां सेकंड ब्रेन, थर्ड ब्रेन ये है कि यहां से नाड़ियां नीचे निकालकर रीढ़ की हड्डी के बीच में से भेज दी हैं, वही सुषुम्ना नाड़ी हैं, वही 10वां द्वार है, बस वो इंपॉर्टेंट, उसी में वही 10वां, वहीं पर वायरलेस सिस्टम सोया पड़ा है हमारा वही कुंडलनी शक्ति सोई पड़ी है। ये तो सिम्टम बताएगा सिर्फ, ये तो गियर चेंज करना है, वो बता देगा गियर चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और ये जो है, जो थर्ड जो है रीढ़ की हड्डी के बीच में से जो 10वां द्वार, ये हमें कंप्लीटनेस तक ले जाने का रास्ता है। यानी कि इंटेलेक्ट के बाद 7 स्फीयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, उनमें से गुजारना है तो इससे गुजरेगा, यहां से नहीं गुजरो। लेकिन यहां जो है पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में ज्यादा साइंटिस्टों को पता ही नहीं था पहले, अब भी थोड़ा ही पता है। ऋषियों ने इसे पकड़ा था, चाहे उन्हें नाम का पता हो ना पता हो, या अपने नाम दे दिए हो। ये प्राइम मिनिस्टर का काम करता है, और ये सबसे जुड़ा हुआ है, यहां से भी जुड़ा हुआ है, दूसरे ब्रेन से भी, और तीसरे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। और ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है, उसी से ऑर्डर आते हैं, वो हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे बॉडी का, ऑन दी होल, फिजिकल, मेंटल, सारी का। अब एक चीज और समझ लो कि चेतना के बारे में, कि ये जो प्रकृति मां ने बनाया ना हमारा, यहां सेंटर बनाए सारे, और सारी नाड़ियों को उनसे जोड़ दिया,
और मैटर जो था ब्रेन का, नीचे व्हाइट मैटर रखा और ऊपर रखा ग्रे मैटर। ये ध्यान रखना, ग्रे मैटर ऊपर रखा, व्हाइट नीचे रखा। और फिर सेफ्टी के लिए हेलमेट, खोपड़ी का हेलमेट लगा दिया, स्कल का, सेफ रहेगी। और जो नाड़ियां थी वो नीचे तीसरा ब्रेन जो मैं कह रहा हूं जिसे, उनके अंदर भेज दी। और वो जो नाड़ियां हैं जिसे सुषुम्ना एक रस्सी की तरह है, वो नाड़ियों में भी 3 परतें हैं। और उसमें मैटर जो है ना ब्रेन का, यहां से जो अरेंजमेंट है इससे बिल्कुल उल्टा है। यहां तो व्हाइट नीचे था, ग्रे ऊपर था, वहां ग्रे बीच में है और व्हाइट ऊपर है। अब यहां का क्या होता है कि बायो एनर्जी के करंट्स जब ग्रे मैटर को लगते हैं तो रोशनी होती है, वो चेतना है। और यहां क्या होता है कि वो बीच में है, सेंटर में। जब वो बायो एनर्जी के करंट्स, प्राण के करंट्स जब चलते हैं, उससे टकराते हैं, तो वहां कुंडली शक्ति जाग जाती है, इसे कहते हैं। लेकिन यहां से पता लगेगा, पता यहां से लगेगा, सेकंड माइंड से पता लगेगा, सेकंड ब्रेन से, कि थर्ड में ये हो गया है। और ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहां पीनियल ग्लैंड के पास है। और जो आनंद अंदर आता है, वो उसका काम भी ग्लैंड ही है। वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन निकलती है। सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई फोर्स है तो सेक्स है। और उसके अंदर जो आनंद है, सुख है, वो ग्लैंड्स की सिक्रीशन का है, उसके हार्मोन्स का है, जब वो टकराते हैं हमारे नर्व से। लेकिन वो सिक्रीशन बाहर आ जाती है तो क्षणिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक फर्क है कि अंदर जो है, जो 10वां द्वार, उसके अंदर जो है लिक्विड है, स्पाइनल लिक्विड जिसे कहते हैं, और वो चक्कर लगाता रहता है, अंदर ही अंदर चक्कर लगाता रहता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जो कभी कभी आती है, कई करोड़ों में से किसी की आएगी। और परमानेंट हो ये तो जरूरी नहीं, ये तो बहुत लेट की बात है। तो वो जब आती है, वो गिरता है, जब उसका सिक्रीशन गिर के इसके अंदर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लिक्विड है, तो वो चक्कर लगाता, बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर लगाता। तो परमानेंट आनंद है वो। तो अगर वो किसी को मिल जाए तो उसको तो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। अरे सबसे बड़ा पावरफुल यहां सेक्स का है, आदमी औरती नहीं, जीव जंतु भी नहीं छोड़ना चाहते। ये तो उससे बहुत ज्यादा है। ये अंदर से जो हो रहा है पीनियल ग्लैंड के किसे, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अगर एक बार भी कोई टेस्ट कर लेगा, दोबारा तो वो यूनिवर्स का बन जाएगा। मैं जानता हूं एक आदमी को, प्रेमानंद उसका नाम था, विश्वास अब उसका नाम है, पीएचडी उन्होंने की थी। वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। लेकिन वो एक जिंदगी में वो टेस्ट ले गए इसका। उनकी शादी भी हुई थी और उनके पिता की बड़ी थोक की दुकान भी पंचकूला में है। लेकिन जब ये एक बार टेस्ट आ गया ना, नौकरी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप ये वो सब कुछ छोड़ दिया, वो यूनिवर्स का बन गया। मतलब ये नहीं दौड़ने वाली बात नहीं, वो यूनिवर्सल लेवल पर जीना सीख जाते हैं और सर्वत के भले पर ही चलते हैं। वो अब भी हैं, दक्षी में हैं, लोगों की भलाई ही करते, आनंद में रहते हैं, लोगों की भलाई करते, और उनके पास जो होगा वो भी आनंद में जाएगा। तो ये ऐसी चीज है। तो जहां तक सवाल है, दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट एनर्जी और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एनर्जी और ये दो चीजें होंगी तो कोई आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। और इस फील्ड में तो खास करके अंदर के फील्ड में तो एनर्जी वाला जा सकता है। कमजोर आदमी अपनी आत्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकता, अपने अंदर नहीं जा सकता। कमजोर आदमी अंदर जाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। उसी तरह जिस तरह के हम यहाँ धरती से चंद्रमा की ओर जाते हैं, तो जब बीच में मैग्नेटिक पावर दोनों की है, वो फील्ड, उसको पार करने के लिए जितनी फोर्स से जाते हैं उससे ज्यादा फोर्स होगी तो क्रॉस करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। वो यही यहाँ होता है, एनर्जी होगी तो क्रॉस अंदर जाएंगे, नहीं जा सकते। और नास्ति योग समम बलम, और योग के समान कोई बल भी नहीं है, इसका कोई मुकाबला। ये एक तरह परमात्मा जितनी शक्ति प्राप्त कर लेता है, ये मिस यूज नहीं करता।
मिसयूज नहीं करता। ये खासियत है इसकी। पावर ही तब मिलती है जब वो डिजर्व करता है, मुझसे पहले नहीं। तो एनर्जी, मेरे माँ बाप बस मुझे बताया करते थे कि जब तू बहुत छोटा था, तुझे गुस्सा आता था, तो रोता था, तो गड्ढे डाल देता था तू धरती के अंदर। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे शौक था, औरतों के साधन होते नहीं, कबड्डी और कुश्ती, तो मैं अपने से दो ढेर दुगने को हरा देता था, जीत जाता था, गिरा देता था, और वो मुझे कहते थे तेरे अंदर ताकत बहुत है। और 1973 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे रिसर्च के लिए, योगा साइंस में रिसर्च के लिए बम्बई साइड में भेजा, तो वहां पर जो इंटरनेशनल सेंटर था जहां रिसर्च होती थी, दूसरे देशों के भी साइंटिस्ट, स्कॉलर्स योगा साइंस में रिसर्च करते करते वहां पहुंचे हुए थे। तो उनको, वो मेरे साथ थे, रात को मैं उनको संस्कृत सिखाया करता था और आपस में एक्सचेंज करते थे एक्सपीरियंसेस। तो वो मुझे कहा करते थे, खास करके मिस्टर टोड था एक ऑस्ट्रेलिया का, वो मुझे कहता था, मिस्टर शर्मा, यू हैव मच एनर्जी इनसाइड, इफ यू एंटर इनसाइड यू कैन टेक मेनी थिंग्स आउट। ये मुझे बार बार कहा करता था। और एक बात यहां और बता दूं, हमें कई बार चीजें रास्ते में मिलती हैं, हमें पहले भी नहीं पता होता क्या मिलेगा। जैसे वहां पर जब मैं गया तो जो साइंटिस्ट दूसरे देशों से आए हुए थे, उन्होंने एक एक्सपीरियंस में बताया कि स्विट्जरलैंड में एक जो है ना एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये फ्रीक्वेंसीज को देखने का, जिसकी बात मैं करता हूं। एक गाय के बच्चा हुआ, साइंटिस्टों की दो टीमें बना दी, दोनों जगह मशीनें सेट कर ली, हजारों मील का फासला कर लिया, गाय से दूर ले गए बच्चे को और उसको तकलीफ देनी थी और देखना था कि जो ग्राफ आता है कि गाय क्या महसूस करती है उस वक्त। और ये रिजल्ट निकला कि जब जब सुई मारी जाती थी उसके बच्चे को, वो तड़पता था तो मां भी तड़पती थी, क्योंकि मेंटल की ये सेटिंग है ना, अंदर की साइंस में सेटिंग ही तो की जाती है। ये सेटिंग होती है या तो गुरु और शिष्य में, या होती है दो मित्रों में, या सच्चे लवर बिलव्ड में, सच्चे, या ये होती है मां और उसके बच्चे में, या ये होती है भक्त और भगवान में। ये सेटिंग, लेकिन पहुंचा हुआ आदमी अपनी भी सेटिंग कर लेता है और दूसरे की भी कर सकता है। ये एक प्रोसेस, पूरी साइंस है, कंप्लीट साइंस है, इसके स्टेप्स हैं सारे के सारे, ये बगैर स्टेप कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीजें फिर मुझे ये पता लगा 1973 में मैंने लिख करके भेजा था 67 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड को, आवर ह्यूमन बॉडी इज ए लिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन and yoga is a scientific system by which yogins having contacts with finer media can know everything, do everything sitting at one place। महसूस तो मैं पहले कर रहा था इसको, उसको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था और साइंटिस्टों की जरूरत थी मशीनों के लिए, और वहां जाके मुझे एक प्रूफ मिल गया। तो रास्ते में हमें चीजें बहुत सारी मिल जाती हैं जब हम लगे रहते हैं। और ये चीज मुझे वहां जाके मिल गई। और जहां कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की बात है, मैं पहले अपना बताऊं, जब मेरे पिता कहते थे, मुझे बताया करते थे कि जब दूसरी तीसरी में था अपनी दादी के पास, जब तुझे कोई चीज समझ नहीं लगती थी, कोई समझाने वाला तो था ही नहीं तेरे पास, कोई था ही नहीं समझाने वाला, तो सब अनपढ़ थे। तो उस वक्त तो किताब को चला के मारता था गुस्से में कि मुझे समझ क्यों नहीं लगती, ये कहता रहता था मुझे समझ क्यों नहीं लगती। तो इसका मतलब मेरे के अंदर इच्छा थी जानने की। और 9वीं जमात के अंदर एक दिन मैं जब फाजिलका था तो एक नक्शा बना रहा था, गर्मियों के दिन थे, सुबह मैंने कहा कि प्यास लगी है पानी दे दो, तो मेरे दादाजी थी वहां पर पानी लाके साइड में रख के, मैं काम करता रहा, वो शाम हो गई। मैंने फिर कहा मुझे प्यास लगी है पानी ला दो, दादाजी फिर ले आए और कहने लगे सवेरे का पानी तो पिया नहीं,
ये यहीं पड़ा है, और दोबारा फिर मंगा लिया। तो ये कंसंट्रेशन थी, मेरी कंसंट्रेशन तो लगी हुई थी, किसी चीज का कोई ख्याल ही नहीं था। यही ऐसे ही हुआ एक बार कि मैं इसी तरह काम कर रहा था कोई, और काम लंबा था, गहरा था। तो मुझे महसूस हुआ मैं पेशाब कर रहा हूं, ज्यादा आ रहा है। मैं सोचा मैं थोड़ी देर करके जाता हूं। वो तो शाम हो गई, सुबह से फिर शाम हो गई। बाद में सोचा पेशाब तो करने गया ही नहीं, मैंने तो जाना था। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और एनर्जी ये हो तब आगे जाया जाता है, नहीं आगे नहीं जाया जा सकता इस फील्ड के अंदर। ये इंफॉर्मेशन नहीं, यहां तो चलना पड़ता है, यहां चलना पड़ता है। और एक बात और बताऊं, अगर मैं कुछ कर सका, यहां कुछ आगे निकल गया, उसका सबसे बड़ा कारण है मुझे कभी भी किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। ना तो मेरी दादी ने किया, ना दादा ने किया, ना बड़े भाई ने किया, और मैरिज के बाद मेरी मिसेज ने भी कभी भी मुझे डिस्टर्ब ही नहीं किया। मेरी हेल्प करती रही, हर आंदोलन में भी मेरे साथ रहती है, प्रोजेक्ट में भी मेरे साथ रहती है। यहां तक कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे थे, एक ही कमरा था, म्यानी में मैं रिसर्च करता था और वहां पर ही मैं ध्यान लगाता था। और ये नीचे होते थे, कोई इनका दोस्त भी मिलने को आता तो दोनों बच्चे छोटे छोटे होठों के ऊपर उंगली लगाकर कहते, बोलना नहीं, डैडी ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तो मुझे आज तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये परमात्मा ने कुछ वातावरण मुझे ऐसा दे दिया ना, इससे मैं आगे जा रहा हूं। तो यही सबसे बड़ा कारण है। अब मैं कुछ भावना की चीज बताता हूं, अपनी भावना की, बचपन से। देखिए, स्पीच से भावना का नहीं पता लगता, स्पीच इंटेलेक्ट से छड़ करके आती है ना, उसका नहीं। यहां भावना जो आती है ना अंदर, इमोशन से, और अपने आप आए और वो जिंदगी में लागू भी हो रही हो, वो प्योर है। तो वो कविताएं जो नशे में ना लिखी हूं, सोच के ना लिखी हूं, आ रही हूं, तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, उससे मेरे इमोशंस का पता लग जाएगा। बचपन से 7वीं जमात में 4 लाइनों की एक चीज निकली है अंदर से। क्या थी? सबसे पहली यही कविता थी मेरी, हो गया भगवान तो अभिमान हो गया, अरे सोचा जो भी कर लिया इंसाफ हो गया, बता सकता है किसने है भगवान तुझे बनाया, इस इंसान ने ही तो है इस पद पर तुझे पहुंचाया, करेगा अगर न्याय तो इंसाफ पाएगा, अगर हो गया अन्यायी तो जालिम वहां से भी यहां उतारा जाएगा। ये 7वीं जमात में पहली थी। मैं लिखता नहीं, याद रहती, जिंदगी के अंदर है ना, निकलती अंदर से, जिंदगी की है, तो ना मैं कोई लिखना चाहता हूं। और इसके बाद जो निकली वो भी 4 लाइन की थी, पर उसके पीछे एक बैकग्राउंड थी, क्योंकि यहां तलवार शब्द आता है। और तलवार क्यों आया? जब मैं दादी के पास था और गांव आता था तो रास्ते में एक फॉरेस्ट पड़ता था, जंगल, और वहां पर एक भेड़िया भी रहता था। तो हम डरते डरते आता था, या मैं होता था, मेरे साथ दादी भी होती थी, भाई भी, या कभी कभी मैं अकेला भी आता था। एक दिन मैं अकेला आ रहा था, और गड्ढे वगैरह उसको पार कर करके न जाना पड़ता था। तो मैं जो गड्ढे से निकल रहा था तो एक आदमी सामने से ऐसे लाठी ला रहा था। मैंने कहा, पहचान लिया, मेरा राणा, तू क्या कर रहा है यहाँ? राणा था, हमारे घर के सामने रहता था, जहां दादी के पास में रहता था वो घर के सामने रहता था। उसने कहा, देख तू यहाँ अकेला आता है, तुझे यहाँ खतरा है, तू एक काम कर, मैं अपने लड़के को तलवार की लड़ाई करनी, हिफाजत करनी अपनी तलवार से और लाठी से करनी, ये मैं सिखाऊंगा, तुझे भी कल से सिखाना शुरू कर देता हूं, उसको भी सिखाऊंगा कल से। तो उसने मुझे सिखाई थी, और उससे आत्मबल बहुत बढ़ता है, उनसे आत्मबल बहुत बढ़ता है। इसलिए ये 4 लाइन जो दूसरी जो मेरी कविता थी उसमें ये लाइट आ गई। कसम खाता हूं खूनों की नदियां बहा दूंगा, सच्चाई के लिए मैं अपना जीवन जला दूंगा, उन गुंडों से मैं अपनी टोली भिड़ा दूंगा, उनकी तलवारों से तलवार लड़ा दूंगा, दुनिया जब हंसेगी ताली बजा दूंगा, मगर जब मैं हंसूंगा तो दुनिया को रुला दूंगा। मेरे हंसने में गुंडों को जलाने की आग होगी, मेरे रोने में दुनिया को जगाने की राग होगी, साथ से तेरे मैं दुनिया को बदल दूंगा, बताओ सहायता से तेरी मैं क्या न कर दूं। और इसके बाद 9th के अंदर जो निकली तीसरी कविता,
वो थी जो ज्यादातर मेरी कविताएं मौत और फर्ज पर है और निकलती अपने आप ही हैं। बड़ी भी निकली, सपने में भी निकली, मेडिटेशन में भी निकली। तो तीसरी थी, वो अकबर महान है, वो काल का भी काल है, ये जिंदगी महान है, वो मौत का सवाल है, रुक जा सोच ले, न आना बार बार है, रुक जा सोच ले, रुक जा सोच ले। इसका जवाब था, वो काल का भी काल है, मैं काल की भी जीत हूं, ना मौत का सवाल है, ये शान का सवाल है, रुक नहीं सकूंगा मैं बढ़ा चल, बहादुरो बढ़े चलो रुको नहीं, रुक नहीं सकूंगा मैं बढ़ा चलूं, रुक तो जा सोच ले, रुक तो जा सोच ले, और रुक नहीं सकूंगा मैं बढ़ा चलूं, बहादुरो बढ़े चलो रुको नहीं। और अब मैं 12वीं में पहुंच गया, ये मेरी भावनाएं चल रही हैं। तो 12वीं के अंदर जो निकली चीज वो ऐसे है कि सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी से बात कर रहा है और कह रहा है, मां की छाती पर लिए खंजर खड़ा दुश्मन, ओ मैं कैसे सहन करूं गांधी, बकरी का दूध नहीं पिया, पिया है दूध शेरनी का, मां दे आवाज बचा मुझको, तो क्यों ना जोश उठे गांधी, उस पर ही खंजर चलते हैं, उस पर ही खंजर चलते हैं, रोटी जिसने खिलाई थी, भूल गए ये वो दिन हैं जब आकर पूंछ हिलाई थी, रोटी भी हमने दी इनको, कुर्सी भी हमने दी साथी, इज्जत भी हमने दी साथी, और नमक हमारा ही खाकर हमको ही भौंके ये कुत्ते, तो क्यों ना हाथ उठे साथी। जालिम ने जुल्म कमा करके मां को रे बहुत सताया है, जालिम ने जुल्म कमा करके मां को रे बहुत सताया है, सहा बहुत गांधी हमने पर जोश उबलब आया है, हम शांति के दूत भी हैं क्रांति के दीवाने, अरे ईंट का जवाब पत्थर से दें, अब यही रास्ता है गांधी, तू भी मिलना है तो मिल गांधी और जाना है तो जा गांधी, पर एक दया तू कर गांधी, मत जलती आग बुझा गांधी, मत जलती आग बुझा गांधी। तो 12वीं तक तो चले ये चीजें कभी कभी आ जाती थी जिनका मैंने हिंट दिया, बहुत ज्यादा नहीं। और इसके बाद ये चैनलाइज अपने आप हो गई स्पीचेज में, स्पीचेज के अंदर चैनलाइज अपने आप हो गई। उसका मैं ग्रेजुएशन तक का एक उदाहरण देता, कुछ लाइनों में दे देता हूं, ग्रेजुएशन तक का एक उदाहरण देता हूं, और वो ये है देश के बारे में। आकाश में बहुत दूर बहुत ऊंचा वो चमचमाता हुआ सितारा, वो है मेरा देश मेरी मातृभूमि, जिसकी मिट्टी में मैं खेला, जिसकी गोद में मैं सोया, जिसकी छाती पर हल चलाकर पैदा किया अन्न को मैंने खाया, जिसके सीने पर घाव करके खोदे हुए कुओं का मैंने पानी पिया, वो है मेरी मातृभूमि, मेरा देश मेरी मातृभूमि। मां प्रणाम करता हूं, ये शरीर तेरा अन्न है, ये शरीर तेरा अन्न है, ये खून तेरी मिट्टी है, ये शरीर तेरा अन्न, ये अन्न तेरा, ये खून तेरा अन्न है, ये शरीर तेरी मिट्टी है। मैं तेरे पवित्र चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, तेरे लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार, मैं ही नहीं मेरे ये सभी साथी तेरे लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार। मां प्रणाम हो। तो ये इस तरह की मेरी भावनाएं चलती रहीं। ग्रेजुएशन आ गई 1962 के अंदर, ग्रेजुएशन कर ली। अब जो है कुछ चीजें, 4 चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बहुत महसूस की कि 100% ठीक है वो बताना चाहता हूं। योग किया नहीं जाता, होता है। योग किया नहीं जाता, होता है, ये सच्चाई है। नींद की तरह होता है, किया नहीं जाता। हम नींद अपने आप आती है, हम बैकग्राउंड बना सकते हैं, हम लेट जाएं, पंखा चला लें, श्राना ले लें, लेकिन नींद अपने आप आएगी। योग किया नहीं जाता, होता है। और ये मुझे पता लगा 19
85 में 1985 में पता लगा, जब कई साल तक मैंने मेडिटेशन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ सालों के बाद मुझे रिजल्ट्स मिले साधकों के। रिजल्ट ये निकला कि मैं देख रहा था कि उनकी कपालभाति अपने आप हो रही है। अब मैं कर रहा हूं ना, ये वो उनसे हो रही है। मैं कहता हूं तुम कर रहे हो, कर नहीं, ये तो हो रही है। उद्यान अपने आप हो रहा है, मूलबंध अपने आप लग रहा है, जलंधर बंध अपने आप हो रहा है, योग मुद्रा अपने आप हो रही है, ये ज्ञान मुद्रा भी अपने आप हो रही है। मैंने कहा तुम ये मिला रहे हो अंगूठे को, कहता नहीं, ये तो अपने आप मिल रही है। तब मैंने समझा रे योग किया नहीं जाता, योग तो होता है। हम तो सिर्फ बैकग्राउंड तो बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और बैकग्राउंड इसकी कैसे बनती है वो भी बता दूं। जैसे नींद के तो ये लेट जाओ, यही कर सकते हो। योग की अगर योग विज्ञान में जाने की बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, करने की बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, तो उसके लिए यूनिवर्सल मोल कंडक्ट्स है ना, जिन्हें यम नियम कहते हो, उन पर चलना होगा। जिनको सब चीजों को भूल जाओ, पांचों को याद रखो बस, उनको तोड़ना नहीं, उन पर चलना है। नंबर 1, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को तंग नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, और चौथा, अपनी एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी और मिसयूज भी नहीं करनी। और पांचवा, जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं वो नहीं लेना, ये रिश्वत नहीं लेनी। हम नौकरी कर रहे हैं, रिश्वत क्यों ले रहे हो? तनख्वाह मिल तो रही है। कब्जा भी नहीं करना किसी की चीज पर। जरूरत से ज्यादा चीजें भी इकट्ठी नहीं करनी। अगर हम इकट्ठी कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ाएंगे, गरीब भूखे मरेंगे। इन सिर्फ 5 चीजों को पकड़ लो, सिर्फ 5 चीजों। ये चलोगे डे टू डे लाइफ में तो बैकग्राउंड योग की बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कौन चल रहा है इस पर? इसलिए योग नहीं कर रहे, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। योग प्रकृति और परमात्मा की ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म की साइंस है। प्रकृति तब देती है जब डिजर्व करता है, उससे पहले नहीं देती है। कह देंगे हम ये आते हैं वो आते हैं, बता ढोंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन नहीं, प्रकृति डिजर्व करता है तब देंगे। और याद रखना, जब डिजर्व करता है दे दी, तो वो जो कर रहे हैं ना, जो पावर उनके पास आ भी गई कुछ, तो प्रकृति के हद में करते हैं वो। उन्हें पता है हद यहां तक है। दिखाने के लिए नहीं करते, चमत्कार के लिए, दिखाने के लिए नहीं करते। ये बालों से कार करना, कीलों पर लेट जाना, ये तो दिखाने के लिए है। वो चीज हो रहा है, वो करते हैं हद में। जैसे मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर कि एक साइंटिस्ट जो था, आए साइंटिस्ट अमेरिका के, जर्मन के, कहा कि क्या तुम मरे हुए इनर साइंटिस्ट जो ऊपर से भेजा हुआ था 20 साल जिन्हें ट्रेनिंग दी और नीचे भेजा साइंटिस्टों को गाइड करने के लिए, तो साइंटिस्टों ने उन्हें पूछा कि तुम इतना चीज पैदा कर लेते हो किसी भी चीज से, तुम क्या कोई चीज तुम मुर्दा को जिंदा कर सकते हो? तो मैंने बताया था ना, उसने बना, एक कीड़ा था, वो जा रहा था, उसने, ये संकल्प से होती है चीजें, उन्हें संकल्प से वापस कर लिया, वो चला हुआ उसके पास आ गया। वहां उसने एक चाकू मंगाया, उसके 3 टुकड़े किए। तो 3 टुकड़े करने के बाद उन्हें कहा भाई देख लो, जब तुम कहो ये बिल्कुल डेड है तो बता देना। उन्होंने साइंटिस्टों ने कहा, जब काफी टाइम हो गया कि भाई अब ये डेड है बस, तो उसने फिर संकल्प से वही किया। वो कुछ हिलने लग गए, फिर वो नजदीक आने लग गए, फिर वो मिल गए, फिर वो चलने लग गया, फिर वो चलने लग गया। अब वो चलेगा कितना, पूछा कितनी देर जिंदा रहेगा, कहता आधा घंटा, मेरी पावर आधे घंटे की, इससे ज्यादा मेरी पावर नहीं। अब मैं ये बताऊं ये कैसे हुआ। एक ओरा होता है ना, उस ओरे से बाहर उसके अंग नहीं गए, उस ओरे में, तो संकल्प शक्ति से उन्हें जोड़ दिया। अगर वो उस ओरे से बाहर होता तो प्रकृति के हौद से बाहर हो जाता, फिर ये वो भी जिंदा नहीं कर सकता था। प्रकृति की हद होती है, हद में ही होता है सब कुछ, और सर्वत के भले के लिए करना होता है। दिखाना इसलिए था कि साइंटिस्ट जो थे वो जा रहे थे एटम बम बनाने की ओर, और वो बताना था कि भाई हम तुमसे आगे हैं, हमारी बात मान लो, ये मत बनाओ। माने ना माने, वो तो माने ही नहीं। अब एक आपने सुना भी है ये
पंजाब के अंदर बाबा दीप सिंह मशहूर हैं। वो जब हमला हो गया था हरमंदिर साहब में अमृतसर, तो जहां वो थे वहां से दूरी थी 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जितनी भी, तो उन्हें पता लगा तो वो अपनी खंडा लेकर के निकल पड़े। लड़ाई करते करते जा रहे हैं, उनका सिर उतर गया, तो सिर को उन्होंने हथेली में रख लिया। लड़ते हुए कई किलोमीटर तक वहां पहुंच गए, क्योंकि संकल्प किया हुआ था। संकल्प जब तुम करते हो और सर्वत के भले के लिए ना, तो प्रकृति और परमात्मा तुम्हारी हेल्प करता है। उस ओरे के अंदर था, अगर ये सिर चला जाता उस ओरे से बाहर, फिर नहीं जुड़ता, उसी में था। और अंदर से इंट्यूशन के जरिए ये बता दिया गया हाथ में रख ले, तो पहुंच गए वहां पर। तो जो भी होती है चीज, वो एक हद होती है प्रकृति के, उसके अंदर होती है। और ये चीज जब मैं 7वीं में था, तो हम तीर सा बनाते थे, धनुष और एक लेकर के तीर, उसके लुक लगाकर ऊपर सूल लगाते थे, कीकर की सूल, और फिर हम मारते थे निशाना। तो वो मैंने क्या किया कि एक छिपकली जा रही थी, तो मैंने छिपकली को मारा, तो उसकी जो थी पूंछ कट गई। तो मैंने देखा तो पूंछ कट गई, मैं देखता रहा, वो रुक गई, पूंछ तड़पती रही। थोड़ी सी देर के बाद ही वो पीछे को आई छिपकली, और पूंछ के साथ टच कर गई, पूंछ उससे जुड़ गई। तो बताओ, 7वीं में आया था, वहां जाके मुझे इन चीजों का पता लगा। वो ओरे में थी और उस टाइम के अंदर ही वो जुड़ गई, और कई दिनों तक मैं देखता रहा, वो जुड़ी हुई थी। वो जुड़ी हुई थी हैफाजत वैसे, इसलिए उसको मैं पहचान लेता था। तो हद के अंदर होती है सारी चीजें, ये नहीं कि हैफाजत वैसे हो रही हो, साइंटिफिक भी है, हर चीज साइंटिफिक स्टेप से होती। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, 2 चीजें जो है ना जिंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है 2? एक तो संकल्प शक्ति और एक पैसा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पैसे से तुम दुनिया के बाजार में जो चीज मिल सकती है वो खरीद सकते हो पैसे से, इतना इंपॉर्टेंट है। पैसे के बगैर नहीं मिलेगी, पैसे से खरीद सकते, लेकिन संकल्प शक्ति नहीं खरीद सकते। बाकी खरीद सकते हो, संकल्प शक्ति नहीं खरीद सकते। और संकल्प शक्ति तुम्हारे पास है तो तुम कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हारे पावर है तुम्हारे पास। जैसे वो पैसे की पावर होती है, तुम्हारे पास ये आत्मिक पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो इससे। संकल्प शक्ति, जितनी संकल्प शक्ति है, जैसे निश्चय कर अपनी जीत करो, गुरु गोबिंद सिंह में कितनी थी, तो उससे तुम कर सकते हो। और तुम पैसे भी कमा सकते हो संकल्प शक्ति से। पैसे भी कमाओगे, 10 नुआ की कमाई करोगे, गलत तरीके से नहीं। यानी कि संकल्प शक्ति सुपीरियर है पैसे से। आज की जो एजुकेशन है वो पैसे की ओर, मेटेरियल साइड की ओर ले जा रही है, भावना से दूर ले जा रही है, हमें पत्थर बना रही है। आदमी पत्थर बन गए हैं, पत्थर के मकानों में रहते रहते पत्थर बन गए हैं ये। इसीलिए हमारी मानसिकता गुलामी की अब भी है। आजाद तो हिंदुस्तान हो गया, पर मानसिकता अब भी गुलामी की है, क्योंकि एजुकेशन गलत है। अगर इसको ठीक करना है, संकल्प की साइड में लाना है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को योगा साइंस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मॉरल कंडक्ट्स बनाना होगा, जो 4 मैंने आपको बताए। फिर मानसिकता खत्म हो जाएगी ये गुलामी की। अब तो वो गुलामी की है, जुल्म हो रहा है, हम देख रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। अगर आजादी की हो तो क्यों ना बोला जाए। गुरु नानक देव जी बोल रहे थे कि नहीं, राजे से मुकद्दम कुत्ते। वो गुलामी, वो मानसिकता गुलामी की नहीं थी ना उनकी, और संकल्प शक्ति भी थी उनके पास। तो संकल्प शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन को उस साइड में लाना होगा। तीसरी चीज ये है, जो मांगे ठाकुर अपने सो सोई सोई देवे। 100% ठीक है ये गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। सारे गुरु साहिबान और दूसरे भी पीर पैगंबर सब ने कहा, ये 100% ठीक है। अगर तुम मांगते हो ठीक तरीके से कोई चीज, तो परमात्मा या तो तुम्हें वहां
बुला लेगा उस आदमी के पास जिससे वो चीज मिलनी है, या उस आदमी को तुम्हारे पास भेज देगा जो तुम्हें चाहिए, या वो आप आ जाएगा और इंट्यूशन के जरिए या ट्रुथ बियरिंग कॉन्शियस के जरिए तुम्हारे अंदर वो चीज पैदा कर देगा। पर 100% मिल जाती है। बस एक ही शर्त है, मांगने का तरीका ठीक होना चाहिए, मांगने का ढंग ठीक होना चाहिए। हमारा मांगने का ढंग ठीक नहीं है, हम वर्बली मांगते हैं, जबानी मांगते हैं, सारी पर्सनैलिटी से मांगना होता है, कॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी, अनकॉन्शियसली भी, फिर वो मिल जाती है। हम मांगते हैं गिलास का, मांगने का तरीका गलत है। गिलास का मुंह तो नीचे, हम कहते हैं दूध डाल दो, कौन डालेगा दूध? ये पागल भी नहीं डालेगा, परमात्मा क्यों डाले? अरे ऊपर करो फिर मांगो ना। हमारे मांगने का तरीका गलत है। और अगर मांगने का तरीका ठीक करना है ना, तो कुछ चीज करनी पड़ती है। और याद रखना वो चीज क्या है, पहले तो पावर हो, शक्ति होनी चाहिए। कहां हर चीज करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, शक्ति होनी चाहिए। और शक्ति पहले फिजिकली आती है शुरू में। फिजिकल शक्ति को फिर कंसंट्रेटेड करना है, फिजिकल शक्ति जो है उसको कंसंट्रेटेड भी करना है, और फिर फिजिकल शक्ति को मेंटल शक्ति में कन्वर्ट करना है, और फिर मेंटल शक्ति को कंसंट्रेटेड करना है, और फिर मेंटल जो कंसंट्रेटेड है पावर, उसको इंटेलेक्ट में ले जाना है, और इंटेलेक्ट को कंसंट्रेटेड करना है, और प्योरीफाई भी करना है, प्योरीफाई। ये चार चीजों इनर मैकेनिज्म है हमारी अंदर का कैबिनेट जो है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। एक को कर दो, चारों हो जाते हैं। भक्त होते हैं वो अहंकार को करते हैं, कर्मयोगी होते हैं वो मन को करते हैं, और इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो इंटेलेक्ट से शुरू करते हैं। और ये जो स्फीयर्स को पार करना साथ को, और सिस्टेमेटिक वे से करना, ये इंटेलेक्ट साइड से चलता है, ये इंटेलेक्ट साइड से चलता है। तो पावर भी हो और काफी हो, और वो कंसंट्रेटेड हो फिजिकल, और फिर उसको मेंटल में बदलना, उसको भी कंसंट्रेट करना, उसको फिर इंटेलेक्ट में बदलना, और उसको फिर प्योरीफाई करना इंटेलेक्ट, तो इंट्यूशन आ जाएगा। अब दो चीज होती है, एक तो देखना और एक करना। बस जब इंट्यूशन आ गई तो अंदर देखना शुरू हो जाएगा। आप अंदर सबकॉन्शियस में देख सकते हैं, 2 स्पेयर में तो इंटेलेक्ट से देख सकते हैं, आगे जो 5 है ना स्पेयर, वहां इंटेलेक्ट इंट्यूशन में नहीं जाती, वहां जाती है ट्रूथ बियरिंग कॉन्शियसनेस। इंटेलेक्ट को भी पास प्योरीफाई करेंगे तब उसमें बदल दी जाती है, वो आगे जाती है। और करने की शक्ति यहां छोटी मोटी आ जाती है। दूसरी बात है, जो प्रकृति परमात्मा बेसिकली करता है वो नहीं मिलती शक्ति जल्दी से, वो तब मिलती है जब 6वें स्पेयर में हम पहुंच जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं। और वो स्पेयर में क्या होता है, नानक जीवत यहां मर रही है, ऐसा योग कमाइए, यानी अहंकार मर जाता है। फॉल्स सेल्फ की जगह, फॉल्स सेल्फ खत्म, पानी की तरह उड़ जाता है भाप बन के, उसकी जगह ट्रू सेल्फ आ जाता है, तब ये पावर मिलती है। ये मुर्दे को जिंदा किया, या जो कुछ आपको बताया था तब मिलती। या ये गंधी बाबा के बारे में एक वीडियो मैंने बात की थी, विशुद्धानंद, जो ऊपर से ट्रेनिंग देकर भेजा गया था, जो ऊपर योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी थी हिमालय में, वहां से भेजा गया था तैयार करके, गाइड करने के लिए साइंटिस्टों को। तो उसने क्या किया, उस रुई से और एक यंत्र निकाला, यंत्र से सूरज की किरणें, एनर्जी वहां से लेनी थी। सूरज की मुझे पता है 60 किरणें, उन्हें यह भी पता है कौन सी किरण से कौन सा काम लेना है। और वो करते हुए उसने बताया भी कि मैं यूज कर रहा हूं इस यंत्र से व्हाइट, सफेद किरण को बेस बनाने के लिए चीज का। रुई से गुलाब का फूल बनाना था, तो बेस तो साइंटिस्ट भी बता रहे थे जो बैठे थे, हाँ बेस बन रहा है। और उसके बाद उसी तरह यूज करके वो बना करके ना, उसी रुई से गुलाब का फूल उसे पकड़ा देता था, या कोई और चीज बना के पकड़ा देता था। तो उसमें पावर थी, क्योंकि अहंकार से परे चला गया था। वो दिखाने के लिए नहीं कर रहा, हो सर्वत के भले के लिए कर रहा है, वो सर्वत के भले के लिए कर रहा है। उन लोगों को बदलना है, साइंटिस्टों को, इसलिए वो कर रहा है। तो सर्वत के भले के लिए वो कर रहा था। इससे भी आगे पावर होती है, उसमें वो पावर नहीं थी और ज्यादा, इसीलिए हेल्प लेनी पड़ती थी यंत्र की। वो यंत्र आपको भी मिल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, और आप उनको जानते भी नहीं कि एनर्जी की कौन सी किरणें किस तरह की कैसे यूज करनी है।
वो यूज भी नहीं कर सकते। और असली चीज तो संकल्प शक्ति करती थी, और अगर उससे ज्यादा पावर हो तो फिर वो क्या करेगा, फिर यंत्र की भी जरूरत नहीं, फिर वो सीधा ही एनर्जी से ही सारी चीजें बना देगा। जैसे एक चीज है उसको एनर्जी में बदलेगा, फिर उसकी एनर्जी से, वो एनर्जी से कुछ भी बना लो, सारी चीजें एनर्जी से बनी, फिर वो ये करेगा। ये साइंस है, सिस्टमेटिक वे से है, बहुत प्रूफ है इसके, बहुत प्रूफ है, स्टेप बाय स्टेप है। वो पहुंच जाते हैं लोग अगर चलते रहें। जो मांगे ठाकुर अपने सो सोई सोई देवे, इस अवस्था में चलता जा प्राप्त कर लेगा। अब एक चीज लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, और वो ये है जो अब आजकल की है लेटेस्ट, और मैं सरबत के भले के लिए कहना चाहता हूं, सरबत के भले को सामने रखकर कहना चाहता हूं। वो घटना कि एक एमएलए जो अबोर का था, मलोट के अंदर उसके कपड़े फाड़े गए, उसको नंगा कर दिया गया। ये अच्छा नहीं, कोई भी इसी को अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन ये गुस्से से हुआ ना, ये गुस्से से हुआ ना। गुस्सा तो मुझे भी आता है, मैंने भी कई बार प्लेट तोड़ी, आपसे भी टूटी होंगी, गुस्से में तो होता है, गुस्से में हुआ। एक बार एक जो मित्र था, मुझे उसके घर किसी ने बुलाया कि यहां एकदम पहुंच जाओ। मैं पहुंच गया, मैंने देखा वो उसने तो प्लेट तोड़ दी है, गिलास भी टूटा पड़ा है, उसने तो टेलीविजन भी तोड़ दिया। मैंने पूछा ये क्या किया तुमने? अच्छा किया, गुस्से में टूट गया। उसकी मिसेज ने पहले ही कह दिया कि इसने किया सारा काम, क्योंकि नजर तो वो आता है जो हो रहा है सामने, पीछे नजर नहीं आता कुछ भी, वो नजर आ रहा है कि इसने तोड़ा है। तो अलग ले जाकर मैंने उससे पूछा मुझे सारी बात तो बता दे। तो उसने मुझे बात बताई कि मेरी मिसेज की जो माँ है ना, वो भड़काती रहती है मेरे खिलाफ, मेरी मिसेज को, अपनी बेटी को, मेरी मिसेज को, और वो मुझे भड़काती है, मुझे प्रोवोक कर देती है। आज मैं आया, थोड़ा सा लेट तो हो गया था रात को, लेकिन मैंने सोचा था, मुझे काम था कि चलो जाके सोना ही है। मैं आया तो गालियां निकालने लग गई, बस मुझे गुस्सा आ गया, लेट हो गया। तो भाई अब ये बताओ इसमें दोष किसका है? ये तो ठीक है, उसने तोड़ा है, उसने तोड़ी हैं ये प्लेटें, ये सारी चीजें, पर ये नंबर 1 दोषी नहीं है। नंबर, इसको किसने प्रोवोक किया वो दोषी है। अगर कोई कत्ल करता है तो उसको सजा जो मिलती है ना, तो जो कत्ल करवाता है, प्रोवोक करता है, उसके लिए अरेंज करता है, उसको भी उतनी ही मिलती है। तो मुझे ये बताओ, अब इसने ये तोड़ दिया तो इसकी मिसेज जिम्मेवार है ना, प्रोवोक क्यों किया? और वो भी नहीं है नंबर 1, नंबर 1 तो उसकी मां है, जब उसको क्यों प्रोवोक कर रही है? नंबर 1 उसकी मां है, नंबर 2 वो इसकी पत्नी है, तीसरे नंबर में ये है। यही यहां पर है, यही मलोट में हुआ है। जब एक दिन पहले सारे हिंदुस्तान में जो बंद हुआ वो बड़ा सक्सेसफुल और शांतिपूर्ण हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्ण, तो मलोट में गड़बड़ होनी थी। ये मलोट गया क्यों? और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, बोलने लग गया खिलाफ किसानों के। गया ही क्यों और बोल क्यों रहा था? पेट्रोल तो, गुस्सा तो पहले ही था, इनकी बात ही नहीं मान रहे, कानून इनके खिलाफ बनाए हुए हैं। गुस्सा तो पहले था, पेट्रोल तो पहले ही था। इसने तिल्ली, माचिस की तिल्ली जला के न फेंक दी। तो भाई उन्होंने जो किया कि ये इसके कारण किया ना, ये ना करता, ना आता, ना बोलता, ना ऐसी बात करता, इसने किया तो हो गया। तो पहला कारण ये नहीं है जिन्होंने किया है, कपड़े फाड़े हैं या जो कुछ भी किया है, वो है एमएलए ही है जिसने प्रोवोक किया और वहां गया और प्रोवोक किया। पर वो भी पहला नहीं है, उससे पहले मोदी है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। उससे पहले उन्होंने भेजा क्यों? वो भेजा इसलिए था वहां गड़बड़ हो और फिर गवर्नमेंट को भी हटाएं, पंजाब की को, और बदनाम भी करे इस मूवमेंट को। तो पहला दोषी तो गवर्नमेंट हुई, मोदी हुआ, दूसरा एमएलए हुआ, तीसरा वो। तो करो ना न्याय, तीनों को सजा दे दो, पहले मोदी को दो, फिर एमएलए को दो, फिर इनको भी दे दो। कौन रोकता है? ये तो तैयार है, दो। पर तुम वितकरा कर रहे हो और तुम वितकरा करोगे। मुझे ये बात बताओ, इतना शोर मच रहा है सारे हिंदुस्तान में, इतना शोर मच रहा है,
सारी पार्लियामेंट, सारे एमएलए, सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे उसके मिनिस्टर, सारी दूसरी गवर्नमेंट्स और सारे उनके एमएलए और ये सारा कुछ, सारा मीडिया, सारे नेता, सारी पार्टियां इतना शोर मचा रही है। ये क्या हो गया? एक एमएलए से क्या हो गया? भाई मुझे एक बात बताओ, वो 300 आदमी मरे हैं, वो मारे गए हैं, ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए कि मारे गए हैं। वो जो 300 आदमी किसान मरे हैं, इनमें से कोई बोला? एक भी बोला? कोई कभी भी बोला? अफसोस भी किया कभी? अरे वो तो मारे गए, मर गए हैं, ये तो मरा तो नहीं है। ये वितकरा क्यों कर रहे हो? सजा देनी तो सबको दो ना, जो दोषी है। दूसरों को दे देते हो, अपने आदमी को बचा लेते हो, ये नहीं चलेगा। इसका तो एक ही रास्ता है और वो ये है कि ये जो गुस्से में हुआ है ना, इसका कारण जो गुस्सा आया है उसका कारण है कि इनके जो बिल 3 बनाए हैं वो गलत बनाए, वो गलत बनाए। उनको वापस ले लो, उनको वापस लो। और मिनिमम प्राइस जो आप कहते हैं, हम तो बता रहे हैं भाई, बता क्या रहे हो? वो दे नहीं रहा कोई भी। लागू करो ना कानून को। जब तुम कहते हो कि कम से कम इतना होना चाहिए तो उसे तो लागू कराओ और ये बिलों को हटाओ। पर मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, आप तो ये कहते हैं कि नहीं, ये पार्लियामेंट ने पास किए हैं, अब ये वापस नहीं हो सकते। तो मुझे एक बात बताओ, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, 2014 में जो फर्स्ट टर्म थी उसमें आप प्राइम मिनिस्टर बने थे और आपने उस टर्म के अंदर सैकड़ों बिल जो पार्लियामेंट से पास थे उनको रद्द किया है। तो इसमें करने में क्या थी? और ये तो तुमने गलत पास करवाया है ना, पूछा भी नहीं पब्लिक से पूरी तरह, पार्लियामेंट से भी नहीं पूछा पूरी तरह, गलत तरीके से कराया। तो इसमें करने में क्या हर्ज है? पर तुमने नाक की लड़ाई बना लिया इसे और यहां तक चीज पहुंच गई नाक की लड़ाई में। तुमने तो नाक की लड़ाई बना ली इसे कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं। और दूसरी तरफ पता है हिंदुस्तान का क्या हाल है? हिंदुस्तान की पब्लिक का पता है क्या हाल है? 99% से ऊपर जो पब्लिक है ना, आदमी है, औरत है, नौजवान है, बच्चे, उनमें गुस्सा है। वो वही करना चाहते हैं जो मलोट में हुआ, जो एमएलए से मलोट में, वही करना चाहते हैं। फर्क इतना है वो कर गए, उनसे हो गया, उनसे हो गया, इनसे भी हुआ नहीं है। पर क्या तुम इनसे भी कराना चाहते हो जो तुम गुस्से के कारणों को वापस ही नहीं ले रहे? तुम्हें वापस ले लेना चाहिए ना, वापस क्यों नहीं ले रहे? असल में तुमने नाक की लड़ाई बना दिया इसे और उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस पर दुर्योधन चला था। बिल्कुल वही टाइम, उसी सारी चीजें वैसे की वैसे हैं। दुर्योधन महत्वाकांक्षा जो थी ना, बैठाने के अपने लड़के को, वो अंधे मां बाप में थी, उन्होंने ये पाली हुई थी चीज। उनकी बात भी अब ये नहीं सुन रहा था। अब दुर्योधन उनकी मां, अंधे मां बाप की बात भी नहीं सुन रहा था। उसी तरह जैसे महत्वाकांक्षा आरएसएस ने पाली हुई है, हिंदू राज हो, आरएसएस ने पाली हुई है और तुम उसकी भी बात अब नहीं सुनोगे। दुर्योधन पितामह की बात भी नहीं सुन रहा था, तुम अडवाणी की बात भी नहीं सुनोगे। दुर्योधन अपने गुरु की बात भी नहीं सुन रहा था, द्रोणाचार्य की। अरे सबकी बात छोड़ो, खुद भगवान कृष्ण आ गए, उसकी बात भी नहीं मान रहा था। उसने कहा, देखो, कृष्ण भगवान ने आके खुद कहा कि मैं भी ट्राई कर लेता हूं, इसे टाल देना अच्छा है इस लड़ाई को। और उसने कहा, देखो, हक तो बनता है युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना, तुम सबसे बड़ा वो है, लेकिन चलो ठीक है, नहीं मानता दुर्योधन तो आधा आधा राज कर लो। वो कहते मैं आधा भी नहीं दूंगा। उन्होंने टाल दी कृष्ण ने कि चलो आज से बात ना करें, फिर कल करें। कल जब बैठे तो फिर बात हुई तो उसने कहा, देखो, मैं तो यही बात वहां से लेके आया था कि आधा आधा राज चल कर लेते। अब वो कहता है कि अब आधा आधा तो राज तो हो गया, होगा ही नहीं है तो फिर क्या? कहता तुम ऐसे करो, मेरे कहने से मैं उनको मना लूंगा, मेरी बात मान लेते हैं पांडव, लेकिन कौरव तुम नहीं मानते। पर मेरी एक बात मान लो, 5 गांव ही दे दो, चलो अपना गुजारा कर लेंगे, 5 भाई हैं, 5 गुजारा कर लेंगे, तो 5 गांव उनको मैं मना लूंगा। तो दुर्योधन कहता है कि मैं तो एक सुई भर जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो नाक की लड़ाई को देखो कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। सिर्फ इसलिए वो सोचता था कि भाई मेरे पास सारी फौज है, सारी फौज है मेरे पास बहुत बड़ी,
और सारे जितने भी राजा हैं आसपास, वो उनकी फौज भी मेरे पास है, और मेरे पास ऐसे ऐसे मारती है कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकता, उनको वरदान था, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य को कोई मार ही नहीं सकता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का लड़का था, उसे भी कोई नहीं मार सकता। कर्ण को भी कोई नहीं मार सकता। बता, एक नहीं तो कितने थे। उसे यही था नाक की लड़ाई में कि मैं ही जीतूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर, नाक की लड़ाई के कारण ही क्या हुआ, वो 5 पांडव तो जिंदा रह गए, लेकिन दुर्योधन का एक भी आदमी नहीं बचा। अब एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, जो इनकी जितनी पार्टियों की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की, इनके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, इनके अंधे भक्त हैं कि भाई मोदी के ना कोई आगे है ना पीछे है, इसके घर वालों ने भी इसे बचपन से निकाला हुआ है, ये बदतमीज रहा है इसलिए इसे निकाला हुआ है, ये तो मरना चाहता है। तुम बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो? तुमने तो अपने बच्चे पालने हैं कि नहीं? ये तो मरना चाहता है, तुम तो बच जाओ। और अगर तुम सोचो कि हम तो दुर्योधन की तरह मरेंगे, इसके साथ मरेंगे, तो फिर तुम्हारी मर्जी है। जिस रास्ते पर जा रहे हो वो कुरुक्षेत्र जा रहा है, महाभारत की तरफ जा रहा है। लास्ट में मैं एक चीज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहना चाहता हूं, एक हैसियत से, और मेरी हैसियत क्या है, आई एम ए फ्री सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया। मैं हिंदुस्तान का एक आजाद नागरिक हूं, इसलिए कह रहा हूं सर्वत्र के भले के लिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, तुम मरना चाहते हो तो सुसाइड कर लो, मर जाओ, पर यह बताओ तुम लोगों को, पब्लिक को क्यों मरवाना चाहती हो? तुम लोगों को, पब्लिक को क्यों मरवाना चाहती हो? तुम रुक जाओ, रुकना ही ठीक है, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो और ये रास्ता और तुम्हारा चलना जो है ना, ये नजदीक से नजदीक जा रहा है कुरुक्षेत्र के, महाभारत के। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। फ्रेंड्स, ये चीजें अब कंटिन्यू रहेंगी आगे, मेरे एक्सपीरियंस की चीजें। फ्रेंड्स, हमारा स्लोगन है वसुधा एव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वत्र का भला हो, सब सुखी रहें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और सब इकट्ठे हो जाओ, जागो और दूसरों को जगाओ। थैंक्स।